हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित, और सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करें। और क्लास में बहुत अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे। और क्लास करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए, यानी कि जैसे आज एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है बेरोजगारी को लेकर और भर्तियों को लेकर। जो पिछली भर्तियां हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, उन पर किसी पर भी गवर्नमेंट ने कोई भी अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। किसी एडमिट कार्ड के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए कि भाई रेलवे का, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम कब होंगे, कोई सूचना नहीं है। और वापस हो रहे हैं कि आपको वापस, यानी कि फॉर्म भी कैंसिल हो सकते हैं, वापस हो सकते हैं। बहुत सारी भर्तियां हैं जो गवर्नमेंट ने जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और एक एजुकेशन पर इतना प्रतिबंध लगा रखा है। पूरे देश के अंदर सब कुछ खोल रखा है, पूरे देश के अंदर सब कुछ खोल रखा है। एक एजुकेशन पर ही बैन लगा रखा है, एजुकेशन पर ही बैन लगा रखा है। अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही कहीं नहीं होती है। और सब लोग ऐसी झुंड में, ग्रुप में हैं, बट एक ही डिपार्टमेंट बंद कर रखा है, वो आपका एजुकेशन। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर इग्नोर कर रही है। करा सकते हैं अपने प्रोटोकॉल के तहत, नियम के तहत, यानी एजुकेशन को भी खोल सकते हैं नियम के अकॉर्डिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, कितने बच्चे अंदर पढ़ने हैं, परिसर के अंदर, स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, लेकिन कोई नियम गाइडलाइन देकर भी इनको खुलवा सकती है, बट नहीं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब खोल रखे हैं, अपने कौशल वाले भी सब खोल रखे हैं, वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इतना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ भारत में एक ही डिपार्टमेंट छोड़ रखा है, वो एजुकेशन। और बच्चे, नए युवा आज की डेट में इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, और उनका बिल्कुल ध्यान पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल हट गया है, और बिल्कुल एक डिप्रेशन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। जब देश का युवा देश का भविष्य होता है और वही डिप्रेशन की तरफ चला जाए, तो वो देश किस तरह से तरक्की कर सकता है? कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। यानी कि जब देश का युवा ही डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, जब उसको ही एजुकेशन नहीं मिलेगी, और जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पर भी जोर देना चाहिए। और जिस माध्यम से, जिस प्रोटोकॉल से, जिस नियमों से उन्होंने और डिपार्टमेंट को सबको खोल रखा है, ओपन कर रखा है, कि एजुकेशन को ही क्यों नहीं खोल रखा है? एक लिमिट लगाकर, एक लिमिटेशन देकर, एक क्राइटेरिया, एक नियम शर्तों के तहत उनको भी अनलॉक कर सकते हैं। क्लियर? तो लेकिन नहीं, पहले कुछ उम्मीदें थी कि सितंबर में इस तरह से ओपन करेंगे, लेकिन नहीं किया। जितना प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में, बड़े प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूटों में लोग स्टूडेंट पढ़ाते हैं। जितने बच्चे अपना जितना पैसा है, घर में पैसे नहीं है, अपनी जमीन बेचकर IIT, जेई तक एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में जाकर बैठते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। वहां पर भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और वो वापस अपने घर भी आ गए हैं। तो कैसे तैयारी होगी? नहीं होगी। क्लियर? गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और उसमें समझते हैं कि महामारी है, कोरोना महामारी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जब सारे देश के हर डिपार्टमेंट, सारा बिजनेस, सब कुछ खोल रखा है, कहीं पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो एजुकेशन को भी आप अपने नियम शर्तों के तहत खोल सकते हो। आप सरकार से सिर्फ हमारा यह अनुरोध है कि एजुकेशन पर भी सरकार ध्यान दे। और एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देश का जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि देश का भविष्य, देश का जो भविष्य होता है, देश का युवा होता है, वो होता है जो शिक्षित वर्ग, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? उस पर ही बैन लगा रखा है, तो देश कैसे तरक्की करेगा? देश के युवाओं का एक साल बर्बाद होगा, देश का 1 साल का भविष्य खराब हो रहा है। ये बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है, और ये बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार को इस बारे में, राज्य सरकारों को, जितने भी भारत में सरकारें चल रही हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन पर भी एक नियम शर्त के तहत ये सब ओपन करने चाहिए। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो कर सकते हैं, नियम के साथ इनको ओपन कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि टाइम इतना बुरा चल रहा है, इतना बुरा समय अब चल रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्लियर? आप सब जानते हो कैसे कैसे आप अपनी समस्याओं को हल कर रहे हो। आप
बच्चों के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। जो बच्चे पहले एजुकेशन में जिनके नंबर आ चुके हैं उन्हें 2-2 साल से 3-3 साल से ज्वाइनिंग 2016-17 तक के बच्चे इनको घर बैठा रखा है, राज्य सरकारों ने घर बैठा रखा है, केंद्र सरकार की जॉबों में भी घर बैठे हुए हैं। जॉब मिलने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है और बहुत सारे फॉर्म 2017-18 के भरे हुए हैं, उन पर एग्जाम कराने की कोई बात नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर ये कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, टर्म कंडीशन अपने नियम शर्त लगाने चाहिए, कोरोना को भी महामारी को देखते हुए यानी कि एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। देश का जो युवा है वो बहुत बेरोजगार होता जा रहा है और देश का जो युवा बहुत बेरोजगार होता जा रहा है और देश के लिए बड़ी खतरे की बात है। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, भारत सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसे अच्छे नियम बनाएं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो और जैसी महामारी जैसी बीमारी को भी ध्यान में रखते हुए यानी कि एक ऐसे प्रोटोकॉल के तहत एजुकेशन को भी ओपन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग नियम के शर्त के साथ खोला जाए। ये मेरा सरकार से अनुरोध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे जितना बुरा समय चल रहा है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आपको 10-12 घंटे में उस दिन से 3-4 महीने से लगातार आपसे यही बात बोलता हूं कि 3-4 घंटे से कुछ नहीं होगा, 10-12 घंटे की आप स्टडी कीजिए। आप 4-5 घंटे सो सकते हो आप, लेकिन 10-12 घंटे आप पढ़ने के बाद अपने भविष्य को आप बना सकते हो। आप कहीं पर भी आपके लायक कोई फॉर्म आए, क्वालिफिकेशन आपने पूरी कर रहे हो, आप वहां पर फॉर्म भरिए और अपनी जॉब को लीजिए। समय बुरा है, अपने निरंतर अभ्यास करते रहिए, मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। टाइम बहुत बुरा है, क्लियर। देश में बहुत ज्यादा अब देश का जो चल रहा है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज चल रहा है, देश को प्राइवेटीकरण भी किया जा रहा है, तो उसको भी मध्य नजर रखते हुए अपने भविष्य के लिए सभी स्टूडेंट को मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी सिटिंग स्टडी पर लगाएं, आगे अपने कामयाबी की तरफ ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और ये सब जब ही हो सकता है जब आप सब बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो। आप गवर्नमेंट थोड़ा सा लग रहा है महामारी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, बट सारी समस्या हल होंगी। बट आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को रोजगार मिले और आगे बढ़ें। देखिए आप, चलो आज इतना ही। रोजगार बेरोजगार की जो बात चल रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उसको मध्य में रखते हुए मेरा सिर्फ लास्ट आपसे यही है कि बेरोजगारी जैसी बुरा समय अब चल रहा है, जितना बुरा समय अब चल रहा है, इस समय को ध्यान में रखते हुए भविष्य से किसी भी तूफान से यानी कि संभलने के लिए या उससे टक्कर लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप ऐसे तूफान का सामना नहीं कर सकते और बहुत बुरी परिस्थितियां सभी के सामने आने वाली हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें और अपनी लाइफ का स्टैंड लेने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपना जितना भी ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगाएं तो सिर्फ पढ़ाई पर लगाएं और पढ़ाई से अलग, स्टडी से अलग मेरे प्यारे युवाओं, आपका ध्यान किसी और बात पर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टडी पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। क्लियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिए आप इस क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ोगे। नेफ्रॉन संबंधित है, ये आपकी एक विविध एक्सप्रेस की क्लास है और इसमें क्लास थोड़ी फास्ट होती है, फास्ट क्लास के तहत ही हम इसमें क्वेश्चन कराते हैं। नेफ्रॉन से संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर आराम से लगाइए आप। 4 का ऑप्शन भी इसमें देखिए आप कौन सा बिल्कुल इसमें राइट आएगा। नेफ्रॉन संबंधित है लीवर से, हृदय से, किडनी से, आमाशय से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाइए आप। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं इसमें लीवर, हृदय, लेकिन इसमें क्या आएगा नंबर 3। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने वृक्क लगाया है उनका बिल्कुल राइट है। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, वृक्क का इंग्लिश का नाम क्या है? किडनी, इसको बोलते हैं किडनी। और इसका एक नाम और है, या गुर्दा भी से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुर्दा बीसी को कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वृक्क की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जिन मेरे प्यारे बच्चों ने
जिन मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे बायोलॉजी की क्लास पढ़ी है, उत्सर्जन का एक्सक्रीशन का टॉपिक पढ़ा है, उनका ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वहां पर सारे कंटेंट डले हुए हैं। अब आपकी कौन सी बुक को कैसे पढ़ रहे हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना मैंने बायोलॉजी में आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिए हैं, वो यूट्यूब पर तो आपकी वो बायोलॉजी की सारी वीडियो डली हुई हैं, आप उनको देखना एक बार, कैसे कैसे फैक्ट, कैसे कैसे कंटेंट मैंने निकाल कर आपके सामने उस वीडियो को बनाकर आपको दिए हैं। आप बिल्कुल उनको अच्छे से वॉच कीजिए, कंटेंट बनाइए, नोट्स बनाइए, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहां पर बोला है। जैसे लीवर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, लीवर की बात करते हो आप, तो लीवर की बात है, लीवर पे मैंने आपको सारे कंटेंट बता रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लीवर का भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लीवर पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने आपको लीवर के टोटल सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और यूरिया का निर्माण भी कहां होता है, विटामिन ए बॉडी में कहां संचित रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में कहां रिजर्व रहता है, हिप्पेरिन नाम की प्रोटीन कहां बनती है। तो मैंने आपको लीवर के भी सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं, पित्त कहां बनता है, पित्त जमा कहां होता है। लीवर के भी सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लीवर में कौन कौन से रोग होते हैं, लीवर को कौन कौन से डिजीज इफेक्टेड करती हैं, सब आपको सब बायोलॉजी की उस लेक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, थोड़ा सा चलो बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए आप थोड़ा सा बड़ा करके, अब देखो आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए आप। लार में उपस्थित एंजाइम होता है, कितना सदाबहार क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने बायोलॉजी की क्लास को मेरी यूट्यूब से जाए बायोलॉजी क्लास को बहुत अच्छे से वॉच किया, रेगुलर क्लास किया है और नोट्स बनाए हैं, उस मेरे प्यारे बच्चे का बायोलॉजी का क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। और जिसने बिल्कुल भी नहीं, वो उन वीडियो को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, उनके सामने 100% परेशानी आएगी और बायोलॉजी क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो आपको भी पता है साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन, जीएस में सबसे पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी रखी जाती है। अगर साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 50% का रोल बायोलॉजी का होता है, और वो 5 में वो दोनों आते हैं, 5 में ये अकेला आ जाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे देखिए आप, लार में कौन सा एंजाइम होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। आराम से लगाइए, कहीं की कोई जल्दी नहीं है, प्यार से बिल्कुल देखिए। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन। लार में, लार होता है सैलाइवा। क्या होता है? सैलाइवा। सैलाइवा, लार हमारे मुख में होता है, लार सैलाइवा, लार ग्रंथि में बनता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन नाम का एंजाइम होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं टॉयलिन एंजाइम का फंक्शन क्या है, जिस मेरे प्यारे बच्चे बायोलॉजी की क्लास को पढ़ रखा है, इसके टॉपिक, प्रॉपर टॉपिक को, पूरा ग्लैंड के टॉपिक पढ़ रखे हैं, उसका ये गलत नहीं होगा, और जिसने नहीं पढ़ रखे उसका तो 100% ही गलत होगा। क्लियर? तो बताइए टॉयलिन का मुख्य कार्य क्या है? टॉयलिन का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना होता है। स्टार्च या मंड भी हम इसे बोल देते हैं, इसे लिखाता है स्टार्च या मंड को माल्टोज में कन्वर्ट करना होता है। माल्टोज में तोड़ना होता है, माल्टोज में कन्वर्ट करना होता है, ये इसका मेन फंक्शन है। क्लियर? रेनिन एंजाइम दूध में होता है, रेनिन ये किसको तोड़ता है? दूध को तोड़ता है। क्लियर? आगे लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा आराम से पढ़ें और देखें कि इसका आंसर लगाइए आप। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बायोलॉजी के अंदर इनको, इन कंटेंट को समझाया है या नहीं समझाया है? क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए आप, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइपिंग करिए, स्पीड के साथ करिए, लगाइए। कौन सा लगा सकते हैं आप? मनुष्य में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो इस क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया ही नहीं है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन उस बच्चे की समझ में कम आता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। क्वेश्चन उस बच्चे की समझ में कम आता है जिसने सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ रखा है, उसकी समझ में ही नहीं आता कि संग्रहित क्या है, क्या हमसे पूछ रहा है, तो सीधा जैसे भेड़ चाल चल रही है। क्लियर? तो क्वेश्चन भी उस बच्चे की समझ में आता है जिसने अपने हर सब्जेक्ट को महत्व देते हुए और हर टॉपिक चैप्टर वाइज तैयारी की है, चाहे 1 महीने की बजाय चाहे उसे 3 महीने और 2 महीने और एक्स्ट्रा लगे तैयारी में, तो वो बिल्कुल धैर्य से अपनी तैयारी की, अच्छे कंटेंट के द्वारा तैयार की है, बड़े स्मार्ट वर्क से, स्मूथ तरीका से तैयारी की है, उनके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। क्लियर? तो भेड़ चाल में ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, यानी मनुष्य में
में संगठित कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसका सीधा मतलब पूछ रहे हैं कि बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर रिजर्व रहता है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर संचित रहता है, रिजर्व रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, यकृत या पेशियों में रहता है। तो आप ध्यान दीजिए उस बात पर, जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई तो उस टाइम मैंने आपको लिखवाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाकर संचित होता है, भंडारित होता है, वहां जाकर स्टोरेज हो जाता है। वही लाइन क्वेश्चन की सिर्फ सेंस बदला है, मतलब इनका यही है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ऐसी ऑरली पूछ लिए है। नहीं, आमाशय के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बायोलॉजी पाचन तंत्र वाले टॉपिक में लिखवा रखे हैं। सिर्फ यहां पर एक ही क्वेश्चन दूंगा आपको, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है। सॉरी, कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में बहुत स्पीड के साथ लगाया है कि आमाशय में सर जी ये अम्ल होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पेट के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तब आप क्या लगाओगे, आप कौन सा अम्ल आमाशय के अंदर होता है, HCl होता है। अगर इस क्वेश्चन की सेंस को मैं बदल दूं, पेट में कौन सा अम्ल होता है, अगर आपसे ऐसे कह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तब भी HCl बताना है। पेट में कौन सा अम्ल होता है, तब भी आपको HCl बताना है। इसका आंसर भी क्या आएगा, HCl हाइड्रोक्लोराइड होता है। और आमाशय को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। STO में MACH, स्टोमक इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आमाशय। क्लियर, आमाशय। और आमाशय का टॉपिक पाचन तंत्र वाले उस देखोगे बायोलॉजी में वीडियो को आप, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब यहां पर पूरी आमाशय, पूरा स्टोमक, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम विविध एक्सप्रेस की क्लास में नहीं हो सकता। इस बात को आप भी जानते हो आप, क्योंकि पूरा 1 घंटा उसमें लगता है। क्लियर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन को पढ़िए आप, प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक खनिज है। इस प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक खनिज है, इस क्वेश्चन को जिसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। जब क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत 100% होगा। आप चाहे तुक्का लगा, तुक्का में बेशक सही हो जाए, लेकिन सही तरीका से प्रॉपर ठीक नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का भी ज्यादा काम नहीं करेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जहां एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लग जाती है वहां तुक्का वाले तो बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, 100% फेल हो जाएंगे। ये बिल्कुल मेरा आपसे वादा है। कंटेंट पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर टॉपिक पर जाना पड़ेगा। एग्जाम अभी जल्दी में नहीं है, एग्जाम में अभी टाइम है। प्रॉपर क्लास पे जाइए, प्रॉपर सब्जेक्ट को अच्छे से वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। बार बार इसी बात को बोलता हूं, कोई इस बात पर बिल्कुल बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वन लाइनर रट्टा लगाकर दिल्ली पुलिस की तरफ जा रहे हैं, SSC आयोग परीक्षा ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, टॉपिक को, कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये सब कुछ हो पाएगा। देखिए आप, अभी मैंने बोला प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक खनिज है, तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों के समझ तो क्वेश्चन ही नहीं आया। वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्रोटीन के निर्माण में कौन सा खनिज हेल्प आवश्यक है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, तो कौन सा खनिज उसमें उसके लिए आवश्यक होता है। तो इस 4 में से कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, गंधक आएगा। गंधक, तो गंधक किसके लिए बोलते हैं, सल्फर के लिए बोलते हैं। गंधक किसके लिए बोलते हैं, सल्फर के लिए बोलते हैं। ये इसके लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें या इसको स्क्रीनशॉट करें इसका। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, आराम से लगाइए। आप देखकर बताइए आप इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपकी में कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। 3 तो एयर पॉल्यूटेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एक बताओ कौन सा है जो वायु प्रदूषक नहीं है। स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, आप स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी कि बेमतलब की चैट करने से तो बेटर है कि आप क्वेश्चन के आंसर पर स्पीड बढ़ाएं, या कोई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो आप उस पर कमेंट करिए, आप बेटर कमेंट करिए, आप अच्छा लगे, हमारा भी जोश के साथ हम आगे भी आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख कर बताइए आप इनमें कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। तो इनमें हाइड्रोजन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। CO का मतलब होता है
कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। जिसने अभी ये टॉपिक पढ़े हैं, केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीका से पढ़ा है, केमिस्ट्री अभी हमने नहीं कराई है, बट प्रॉपर ऐप पर जो साइट पर हमारी केमिस्ट्री चलेगी बहुत जल्दी, ज्योग्राफी के बाद इतिहास के बाद ज्योग्राफी, तुरंत उसके बाद उनका इकोनॉमिक्स, उसके बाद उनकी साइंस होगी, स्पीड के साथ होगी, अच्छे से होगी, पूरा कंटेंट वहां डाला जा रहा है। तो वहां जो बच्चे वहां से प्रॉपर तरीका से पढ़ कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं विविध एक्सप्रेस की क्लास में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत समय है, अच्छे से कंटेंट आपको मिलेगा। देखिए आप, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पर बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने पूछा, हाइड्रोजन की खोज किसने की है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हाइड्रोजन की खोज करने वाला कौन था? कैवेंडिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे हाइड्रोजन पर क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा बताओगे आप? पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैवेंडिश ने की है। अगर यहाँ ब्रह्मांड के स्थान पर या करके ऐसा क्वेश्चन है कि वातावरण में, क्वेश्चन यही है, और ब्रह्मांड के स्थान पर वातावरण या वायुमंडल रख दिया है, और क्वेश्चन सेम यही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? यानी वातावरण में या हमारे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाओगे? N2 लगाओगे। और N2 वातावरण में कितने परसेंट है? 78% है। और हमारे वायुमंडल में O2 कितने परसेंट है? 21% है। और CO2 कितने परसेंट है? 0.03% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये पॉइंट को, कंटेंट को नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। हाइड्रोजन के और भी कंटेंट हैं, जैसे ब्रह्मांड में सबसे आवारा तत्व किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? आवारा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78। O2 कितने परसेंट? 21%। CO2 कितने परसेंट? 0.03%। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस तरह से क्लास को किया है, जोश के साथ क्लास में किया है, तो किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये नहीं आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हो, आप ऐसे नहीं पढ़ना है, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ तैयारी करनी है कि अब नहीं तो कभी नहीं, जॉब लगेगी तो मेरी लगेगी, चाहे वैकेंसी 1 है या 10 है, मेरा सिलेक्शन 100% होगा, मेरी एक सीट में पक्की है। क्लियर? यानी पूरे तैयारी के साथ, जोश के साथ आप तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आप मन मार रखा है, नेगेटिव हो रहे हैं आप, ऐसे तैयारी नहीं होती। देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन, आराम से बढ़िया। क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है? अंडे का खोल बना होता है। क्वेश्चन है, अंडे का खोल बना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? अंडे का खोल बना होता है। तो बहुत बच्चे ने स्पीड के साथ लगा भी दिया है कि अंडे का खोल किसका बना होता है। स्पीड से लगाइए आप। CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं CaCO3। हालांकि ऐसे स्मॉल में इस तरह से लिखना है, ऐसे नहीं, कैपिटल में आ गए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही अंडे का खोल, जो अंडे का जो बाहर का लेयर होती है, जिसको आप छिलका कहते थे आप, वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। केमिस्ट्री की क्लास चलेगी तो बहुत प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री भी आपकी समझ में आएगी। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे तो अब आ रहे हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए, खाना वाना खा लिया, लेट आए हैं, 8:30 बजे से विविध एक्सप्रेस की क्लास चल रही है और इसको ज्वाइन अब कर रहे हैं 15-20 मिनट बाद। तो ये बिल्कुल गलत बात है। 8:30 बजे अगर आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास कंटिन्यू मिल रही है, रेगुलर मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूं, तो आपके अंदर एक माइंड में फीड हो जाना चाहिए। इसे एक रेगुलरिटी भी कहते हैं। रेगुलरिटी का मतलब ये होता है, अगर रियली में आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इंतजार होना चाहिए कि 8:30 बजे हमें एक ऐसी एहसास वाली, एक एनालिसिस वाली क्लास मिलती है, जिससे वो जो क्लास हमको एहसास दिलाती है कि हम कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितना कमजोर है, हमें कितनी मेहनत की ओर जरूरत
जरूरत है, कहां पर हमारा सिलेक्शन होगा, कहां पर हम बिल्कुल कौन से प्लेटफॉर्म पर हम फिलहाल खड़े हुए हैं और कितनी हमें तैयारी चाहिए। तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नहीं विविध एक्सप्रेस क्लास में आप आए, नमस्ते किया, चल दिए, 10 मिनट क्लास की, 10 मिनट के बाद आपने और चैनलों पे चले गए या कहीं व्हाट्सएप पे चले गए, फेसबुक चला रहे हो आप, क्लियर। तब मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ आपसे अनुरोध ये है, अगर आप रियली में तैयारी कर रहे हो आप तो ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। ईमानदारी पता किसे कहते हैं? ईमानदारी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपसे बोला 10-12 घंटे पढ़ना है, या आपने अपने खुद से ही बोला है कि आज मुझे 6 घंटे की स्टडी करनी है, आपने 2 घंटे की स्टडी करी, 4 घंटे की स्टडी नहीं की, तो आपने 4 घंटे की चोरी कर ली है, बेईमानी कर ली है, अपने आप से ही बेईमानी कर ली है। तो ऐसी बेईमानी नहीं करनी है। अगर आपने मन बना लिया है कि परीक्षा को पास करना है तो आप 10 घंटे का मन बनाए तो आप 10 घंटे स्टडी करनी है, परीक्षा पास हो जाती है। इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो अपना कैरियर खुद बना लेता है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपना कैरियर खुद बना लेता है। और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो हमेशा बहाने बनाता है। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल अवशोषण, संवहन, ऑक्सीजन अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण और जल का प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखकर आप बताएं इनमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तब मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बच्चे लगा रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बिल्कुल उनका सही भी है और बहुत गलत भी बिल्कुल इसमें लगा रहे हैं। गलत भी लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गलत भी लगा रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल ये आएगा, प्रकाश संश्लेषण और जल का प्रकाशीय अपघटन, ये इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं यहां पर, जैसे क्लोरोफिल है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये कितना सदाबहार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप टाइपिंग इतनी स्पीड से करें, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर लगाने के लिए इतनी स्पीड से टाइपिंग करें कि रियली में आपके सब कुछ याद है। आपका मॉरल बिल्कुल हाई होना चाहिए कि कौन सी मेटल इसके अंदर पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी मेटल इसके अंदर पाई जाती है? मैग्नीशियम। सफिशिएंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को पढ़िए आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से भी होते हैं तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? पूर्ति और मांग से, मुद्रा के संचलन से, पूर्ति और उपभोग से, या पदार्थों सेवाओं के वितरण से है? मुद्रा के संचलन से है, मुद्रा के संचलन से है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, मुद्रा वही है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य कर सके। अब कोई करेंसी है और वो करेंसी चलन में नहीं है तो करेंसी नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? ग्रेसम बोलता है। ग्रेसम का नियम कहता है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य कर सके, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य कर सके। जो मैंने आपको ये लैंग्वेज लाइन बताई, इसका मतलब ये मुद्रा के संचलन से। किसका नियम? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप कितना बढ़िया आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। बिल्कुल स्पीड के साथ टाइपिंग करें। अगर ऐसे संविधान को, पूरे संविधान पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन को यहाँ गलत करोगे आप तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिजाइन किसको देना होता है, संबोधित करना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर बताइए, स्पीड के साथ लगाएं। टाइपिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए और क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन ही आपकी पूरी साल को बर्बाद कर देगा अगर आप क्लास को छोड़कर जाओगे तो। देखिए आप, लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर इस लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन करना है, अगर ये अपना त्याग पत्र करता है तो ये अपना किसको करेगा? एक दूसरे को इनवर्सेबल यानी आपका रिवर्सेबल होता है। यानी कि अगर लोकसभा स्पीकर को अपना रिजाइन करना होता है तो डिप्टी स्पीकर को देता है, अगर डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन करना होता है तो वो स्पीकर को देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। भारत के वर्तमान स्पीकर कौन है? भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बहुत बच्चे स्पीड के साथ लगा रहे हैं, उनका मॉरल बिल्कुल हाई होता जा रहा है। यानी कि लोकसभा जो स्पीकर हैं वो ओम बिड़ला हैं। वो कौन है? ओम बिड़ला हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने। कच्चा पेट्रोल। क्या लगाओगे? कच्चा पेट्रोल। स्पीड के साथ लगाएं, कच्चा पेट्रोल इसमें आएगा, कच्चा पेट्रोल। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें स्पीड के साथ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, लगाइए आप। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? जब टॉपिक को क्रम से पढ़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। और ऐसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आ गए, 10-15 भी क्वेश्चन ऐसे आ गए, 15-10 तो ये गलत हो गए और 10-12 बेसिकल क्वेश्चन गलत हो गए नॉर्मल, तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। देखिए आप, अफीम एक पौधे उपज है, यानी पौधे से प्राप्त होती है, इसका मतलब ये प्लांट से मिल रहा है, उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तने की छाल से, जड़ से, सूखी पत्तियों से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? स्पीड के साथ लगाएं। क्या लगाओगे आप? लेटेक्स से लगाओ। क्या लगाओगे आप? ये हमें लेटेक्स से प्राप्त होती है। किससे होती है? लेटेक्स से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐश प्रथा का उन्मूलन करता है? उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। कौन सा आंसर इसका बिल्कुल राइट आएगा? कौन सा आंसर इसका राइट आएगा? देखिए आप स्पीड के साथ लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, बिल्कुल भी सबका सही है। ज्यादातर मोस्टली सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है। और ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और जिस क्वेश्चन की महत्वता ज्यादा होती है वो बच्चे के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा उसे पहले से ऑलरेडी याद करके रखता है। अब यहाँ 17 में स्पष्टता से क्या होता है? किसी भी निम्न जाति के साथ कोई छुआछात की जो भावना होती है उसके अंत होने की बात यहाँ पर कही गई है 17 में। अगर इनकी बात करोगे आप, मैं इनको भी डिफाइन कर सकता हूँ। 16 में क्या है? रोजगार की समानता है। 16 में क्या है? रोजगार की समानता है, आरक्षण की समानता का प्रावधान इसमें दिया गया है। 15 में क्या है? धर्म मूलवंश जाति है, धर्म मूलवंश, पूरा कंटेंट यहीं नहीं मिल सकता। धर्म मूलवंश जाति के प्रति कोई डिफरेंस विभेद नहीं करेगा। और 14 में वही आपका बहुत सदाबहार है, रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 14 में। तो मैंने आपको चारों ही आर्टिकल डिफाइन करा दिए हैं। अगर आपको इसके प्रॉपर टॉपिक और प्रॉपर कंटेंट पे जाना है तो यूट्यूब पर संविधान की वीडियो डली हुई है, वहां से आप उनको वॉच कर सकते हो आप। तो क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा बताओगे? ट्रोपोस्फेयर। वो इंग्लिश में नाम लिखे हुए, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े कंटेंट होते हैं। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में मुझसे वायुमंडल को कंप्लीट पढ़ रखा है उनका कोई क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। क्लियर? अगर मुझसे आपने एक पॉइंट पढ़ रखे हैं प्रॉपर कंटेंट में तो रियली आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ रखे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। क्लियर? देखिए आप, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल की बात करोगे आप तो यहां पर मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं। मौसम संबंधी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? क्षोभ मंडल। बादल कौन से मंडल में है? तूफान कौन से मंडल से आते हैं? वर्षा कौन से मंडल में होती है? पर्टिकुलर आपसे कह के पूछा जाए तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? क्षोभ मंडल बताओगे आप। यानी बादल कौन से मंडल में, तूफान कौन से में, वर्षा कौन से होती है? सबसे ज्यादा घनत्व भी कौन से मंडल का है? सबसे ज्यादा घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा घनत्व भी कौन से मंडल का है? क्षोभ मंडल का है। आप इनको भी और को भी डिफाइन कर सकते हो। आप टाइम थोड़ा कम है, बीजोस्फीयर में कुछ नहीं है, आप एक्सोस्फीयर में ले सकते हो आप। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं? यानी कि एक्सोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन परत है, ओजोन लेयर, ओजोन परत कौन से मंडल में है? जहाज कौन से मंडल में चलते हैं? जहाज भी आपके स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। क्लियर? समताप मंडल में चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए, आप विविध एक्सप्रेस की क्लास है, कोई ये नहीं कहे कि स्पीड चल रही है, जिसमें स्पीड रहेगी उस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्लास है और एग्जाम के लिहाज से ये क्लास चलती है, जैसे कि एग्जाम में टाइम जितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंने आपकी स्पीड बढ़ा रखी है। और स्पीड ही आपसे बढ़ाई, आपको 2 दिन 4 दिन 8 दिन परेशानी आएगी। बहुत बच्चे जो विविध एक्सप्रेस क्लास को स्टार्टिंग से ही वॉच करते हैं उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पर रम चुके हैं। उन्हें तो वो तो ये कहते हैं कि और स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि उनके सारे कंटेंट सारे फैक्ट याद हैं, उन्हें कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। वो क्लास का इंतजार करते हैं कि कब रात 8:30 बजे दिशा प्लेटफॉर्म की विविध एक्सप्रेस की क्लास आए और कब मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊं। क्लियर? तो स्पीड के साथ बहुत बच्चों को ललक रहती है, अगर 1% उन्होंने खाना भी नहीं खाया है तो खाना भी नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, टाइम क्लास का टाइम हो गया है, तो पहले वो क्लास को करते हैं। बहुत बच्चे बिल्कुल रेगुलरिटी से बड़ा धैर्य के साथ क्लास को ज्वाइन रखते हैं, पूरी क्लास को लास्ट तक देखते हैं। कुछ तो ये कि कमेंट्स करने में लगे रहते हैं कि कमेंट्स भी सर जी छोड़ दो, डेटा खर्च हो गया, कितना टाइम हो गया, ये हो गया। क्लियर? बिल्कुल वो ऐसे बहाने नहीं बनाने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि बहाने बनाने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बेसबॉल का होता है। किसका होता है? बेसबॉल का होता है। नेक्स्ट देखिए मेरे पॉइंट, मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरा, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं ऐसे क्वेश्चन पर कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। देखकर बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। हृदय कभी आराम नहीं करता है। जिन बच्चों ने बायोलॉजी की क्लास मुझसे पढ़ी है उन बच्चों का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हृदय की जो ध्वनि की आवाज आती है, लबडब की आवाज आती है, हृदय का भी, हार्ट का पूरा टॉपिक मैंने आपको बायोलॉजी का यूट्यूब पर डाल रखा है। ये अगर आपने उसको वॉच कर लिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दी है, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? वॉशिंग मशीन का कार्य कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है? मेरे प्यारे बच्चों कौन से को करता है? अपकेंद्र को करता है। अपकेंद्र बोलते हैं इसको। अपकेंद्र को, एक होता है अपकेंद्र, एक होता है अभिकेंद्र, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती हैं तो अपकेंद्र को फॉलो करता है। अपोहन, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, विसरण। क्लियर? ये भी आपको डिफाइन नहीं करने, आगे आपको चलना है। इनको मैं डिफाइन कर सकता हूं बट टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, और विविध एक्सप्रेस की क्लास में दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दूसरी बार ये क्वेश्चन आए, इसका आंसर बताएं, स्पीड के साथ बताएं। 4th स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? पूंजी को, न्यायालय को, राजनीति को या प्रेस को? स्पीड के साथ आंसर लगाएं, प्रेस को लगाइए आप, स्पीड के साथ प्रेस। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा जो चौथा, यानी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इसका मतलब है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो हमारी मीडिया है, वो हमारी प्रेस है। क्लियर? इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप पढ़िए, आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए आप। मैं स्पीड से जरूर बोल रहा हूं, जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मेरी आवाज समझ में नहीं आए। 100% आपको मेरी आवाज समझ में आ रही होगी, चाहे मैं स्लो बोलूं या कितना भी फास्ट बोलूं, मेरी आवाज आपको बिल्कुल समझ में आती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए आप, हृदय को ब्लड का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। अगर धमनी वाला टॉपिक, मैंने आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक, स्राव, धमनी वाला सारा सब कुछ करा रखा है। बायोलॉजी की वीडियो को यूट्यूब पर वॉच कीजिए, कभी जीवन में कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों में कौन सा आएगा? हृदय को रक्त का सम करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? यकृत, हृदय, फुफ्फुस, ग्रीवा। तो इन्हें बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आएगा? फुफ्फुस धमनियां आएगा। कौन सी आएगी? फुफ्फुस धमनियां। देखिए आप, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? कांसा पर्ण, पणजी, दीनार, रूपक। तो इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। कांसा पर्ण, पणजी, पणजी नहीं है, इसको जी हटाओगे आप यहाँ से, इसमें से जी हटाओगे आप। कांसा पर्ण, कारसपर्ण आप ये लगाओगे आप कारसपर्ण। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का फाउंडर, जिन मेरे प्यारे बच्चों ने यानी कि दिशा की वेबसाइट पर इतिहास को, मौर्य काल, गुप्त काल को पढ़ लिया है, उन्हें अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमें गुप्त वंश का संस्थापक याद नहीं है। जी, गुप्त वंश के और राजाओं के कार्य हमको याद नहीं है, उनकी हमें उपाधि याद नहीं है, चीनी यात्री फाइयान याद नहीं है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप आगे देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन एकदम। देखिए आप, उलन बटोर किस देश की कैपिटल है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। उलन बटोर इनमें से कौन से देश की कैपिटल है? और इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आजकल भारत के संबंध इस देश से बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। मंगोलिया। मंगोलिया समुद्री लुटेरा देश है,
यही समुद्री लुटेरा देश है उलन बटोर मंगोलिया। और मंगोलिया में कौन सा रेगिस्तान है? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल। यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल कहां पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों मंगोलिया में है। चलो लिखिए आप, गोबी मरुस्थल, गोबी रेगिस्तान कहां पर है? मंगोलिया में। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया है, क्लियर। आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर, बताओ स्पीड के साथ, क्वेश्चन का आंसर लगाओ, स्पीड के साथ लगाओ। लगाइए, दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत में कहां पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, जिन्होंने मुझसे इतिहास पढ़ रखा है वो भी ऐसे क्वेश्चन को गलत करेंगे तो फिर तो मेरा पढ़ाना भी बेकार है। अगर इतिहास जैसे क्वेश्चन को आप, इतिहास, साइंस, ज्योग्राफी, कोई भी एसएसटी साइंस सब्जेक्ट जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया है, ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत करोगे तो फिर पढ़ाना भी बेकार है, क्लियर। आपके सब वो पॉइंट आपके याद रहने चाहिए। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर है और ये कहां पर? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। इतिहास का कोई माउंट आबू पर्वत का क्वेश्चन याद आ रहा है कि मोहम्मद गौरी को इस भारत में सबसे पहले माउंट आबू पर्वत के निकट किसने हरा दिया? चालुक्य वंश के राजा मूलराज सेकंड ने हरा दिया। ये पॉइंट मैंने आपको इतिहास में लिखवाया था। जिन बच्चों ने दिशा की साइट से इतिहास को पढ़ लिया है उनके एकदम तुरंत ये याद आ गया होगा, और जिन्होंने कभी मेरी ऑफलाइन की क्लास में पढ़ा होगा उनके भी तुरंत ये कंटेंट याद आ गया होगा, और जिसने ना साइट पे पढ़ा है ना ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है उनको यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सच है। लेकिन आप ओजोन परत, कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरण प्रवेश कर जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया है। क्वेश्चन वही है, ओजोन परत। अगर ओजोन परत लेयर में नहीं है, वायुमंडल की समताप स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं है, तो कौन सी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब अर्थ का यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो महामारी फैलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और दुनिया भर की बीमारियां और स्किन जैसे कैंसर, त्वचा जैसे कैंसर हो जाएंगे। तो बताओ कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें, जिनको अंग्रेजी बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं अगर ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश करती हैं? पराबैंगनी किरणें। अब मैंने पूछ लिया ओजोन परत कहां पर इनकी पोजीशन है वायुमंडल में, तो मेरे प्यारे बच्चों ओजोन परत की पोजीशन बताइए वायुमंडल में कहां पर है? ये आपकी समताप मंडल में है। कहां पर है? समताप मंडल में है। समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अगर यही क्वेश्चन में घुमा दूं आपके लिए, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा, इसको हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? CO2 इसको हानि पहुंचाती है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? अगर रक्षा करने की बात कह रहे हो आप तो क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत की जो यूनिट है, जो मोटाई है, वो किससे काउंट होती है? इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डॉप्सन। जिन बच्चों ने कंटेंट को पहले से मुझसे पढ़ रखा है उनका ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उनकी परीक्षा पास होगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का पेपर दे या कोई भी एग्जाम दे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 100% पास होगा। जिस दिन आप दिल्ली पुलिस का पेपर देकर आओगे उस दिन देखना अपनी बुकलेट में आपको इस विद एक्सप्रेस की क्लास से कितनी हेल्प मिली है। और विद एक्सप्रेस की क्लास आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी है, और इस क्लास ने आपको वो दिया है वो आप देखना जिस टाइम आप पेपर देने जाओगे। आप पूरे दिल्ली NCR के अंदर ये विद एक्सप्रेस की क्लास ही आपको पास कराएगी। एक बच्चा जो बच्चा इस क्लास को वॉच कर रहा है उसकी 100% परीक्षा पास होगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए एकदम क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो पहले तो ये समझना कि असंचरणीय का मतलब क्या है। असंचरणीय का मतलब इन्फेक्टेड, यानी कि जो इनमें से कौन सा वो रोग है जो संक्रमण रोग नहीं है, जो एक दूसरे में ऐसे फैलता नहीं है। तो बताइए, हैजा, मधुमेह, फाइलेरिया, टाइफाइड या किसी और दूसरे द्वारा जो होस्ट बनते हैं, तो मेरे प्यारे से कौन सा आएगा? डायबिटीज।
क्या है? डायबिटीज, मधुमेह, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायबिटीज। अगर इस पे क्वेश्चन की बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मधुमेह किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से? किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ आंसर लगाएं। मधुमेह जो रोग होता है बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन्स की कमी से हो जाता है? जिन बच्चों ने पूरा बायोलॉजी पढ़ रखा है और विविध एक्सप्रेस की क्लास में पहले भी कंटेंट को देख रखा है, पढ़ रखा है, उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी मधुमेह जो डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। और इंसुलिन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है। ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन्स को सीक्रेशन करती है, इंसुलिन हार्मोन्स को बढ़ाती है या उसको स्रावित करती है? उस ग्रंथि का नाम भी मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। उस ग्रंथि का नाम क्या है जिसमें इंसुलिन हार्मोन्स बनता है? वो अग्नाशय ग्रंथि है। उसी को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड्स के अंदर कुछ आइसोलेट द्वीप होते हैं, ऐसे लैंगरहंस दीपिका सेल्स होती हैं, उनमें ये सेल्स ये आपका हार्मोन्स बनता है। चलिए आप नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे 352 आएगा, 50 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया 356। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी लगती है? कितना सदाबहार क्वेश्चन है। 352 370 में JNK था, आज 370 नहीं है, आज 370 नहीं है। तो 356 की बात थी, तो 356 में क्या है? 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है और 352 में राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी है। अब इसको पूरे कंटेंट को तरीका से नहीं करा सकता, वेद एक्सप्रेस की क्लास है, क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर भी लगाना है। आगे एक दो पॉइंट आपको बता दी, इतने आपको इसमें करने हैं। नेक्स्ट देखिए आप। दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? कितना बढ़िया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अच्छे से वॉच कर रखा है उनका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका आंसर आएगा व्यापार परिणाम। व्यापार परिणाम। दो देशों के बीच में वस्तु एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? व्यापार परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सेंट जॉर्ज किला कहां पर स्थित है? जिन बच्चों ने दिशा की साइड से इतिहास को आधुनिक भारत में यूरोपीय व्यापारी को आगमन पढ़ लिया है, उनका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेंट जॉर्ज आ जाए, फोर्ट विलियम आ जाए, या कोई सा भी किला आ जाए, या डच पूछ ले, पुर्तगाली आपसे पूछ ले, अंग्रेज पूछ ले, फ्रांसीसी पूछ ले, उनका व्यापार पूछ ले, उन बच्चों का गलत नहीं होगा जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ लिया है पूरा इतिहास भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। जिन बच्चों ने दिशा की वेबसाइट पर एक दो दिन पहले पढ़ लिया है उनका यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जिन्होंने ऑफलाइन में पहले पढ़ लिया था उनका गलत नहीं होगा। बाकी अगर किसी ने इतिहास को प्रॉपर तरीका से मुझसे नहीं पढ़ा है तो गलत होने के पूरे चांस हैं। क्लियर? सेंट जॉर्ज किला कहां पर है? सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है, अंग्रेजों ने बनवाया है, चेन्नई। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने ये भी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ईरानी ट्रॉफी का संबंध, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। ट्रॉफी पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है खेल का, क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। स्पीड के साथ लगाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? mm होती है, मिलीमीटर होती है। तो 1100 आपको लगाओ। कितना लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? 1100 mm लगाओगे आप। 1100 mm 1100 mm होती है, 1100 mm मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। और वर्षा के टॉपिक आएंगे अभी, और वर्षा का पूरा कंटेंट आपको बताया जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है भारत में? कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कुछ समझाना कुछ भी नहीं है, अगर आपके सीधा याद है तो बता सकते हो धनबाद। क्या लगाओगे आप? धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंट की पावर 10,000 से भी ज्यादा है। नागार्जुन सागर बांध भारत में कहां पर है? बांध के कंटेंट भी मैंने आपको करा रखे हैं विद एक्सप्रेस की क्लास में, वहां से भी आपने नोट्स बना रखे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। आप वहां पर उस लिस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन बांध कौन से राज्य में है? आंध्रा में है। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ये
बांध है। आंध्र प्रदेश नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों आप बता दोगे, आप बार बार मैं आपको ये पॉइंट बताता रहता हूँ, नासिक की पहाड़ियों से आती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती कहाँ से जाती है? साबरमती आपका राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से जाती है, उदयपुर की पहाड़ियों से। राजस्थान में उदयपुर की पहाड़ियों से, राजस्थान में उदयपुर की पहाड़ियों से आपकी साबरमती निकलती है और राजस्थान होते हुए कहां चली जाती है? गुजरात चली जाती है। और गुजरात का अहमदाबाद शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? साबरमती नदी पर बसा हुआ है। साबरमती आश्रम किसका है? साबरमती में जो आश्रम है गांधी जी का है। के लिए बहुत सारे कंटेंट, इतिहास पढ़ोगे आप, बहुत सारे पॉइंट इस पर आएंगे आपके लिए। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज विविध एक्सप्रेस की क्लास थोड़ी फास्ट मैंने आपको पढ़ाई है, लेकिन क्लास का नाम एक्सप्रेस ही है, इसके अकॉर्डिंग ये क्लास चलेगी। अगर मैं आपको इस फास्ट क्लास को ऐसे लेकर चलूंगा तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप परीक्षा में कम समय में अपने क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले विविध एक्सप्रेस की क्लास तो आप वॉच करते ही आप, उससे पहले आपको सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट भी अपना उठाकर चलिए, आप एक एक सब्जेक्ट को, कंटेंट को अच्छे से कर चलिए प्रॉपर तरीका से। अगर आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास करनी है तो मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत चैनल आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो परीक्षा पास होगी, और इधर उधर से ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो परीक्षा पास नहीं होगी। यही मुझे आपसे कहना था। और आने वाले टाइम में बुरा टाइम है, आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, अच्छे से अपने कंटेंट को अच्छे से तैयारी करें, 10-12 घंटे की स्टडी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।